आज सुबह की बड़ी खबरें। सनातन धर्म पर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर विवाद के बीच कांग्रेस ने कहा है कि वे हमेशा समधर्म सद्भाव में विश्वास रखती है। इसमें हर धर्म और हर आस्था के लिए जगह है। नई दिल्ली में कल पार्टी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास किया है, जिसमें हर धर्म और हर आस्था के लिए जगह है। कोई भी किसी विशेष आस्था को किसी भी अन्य आस्था से कम नहीं मान सकता। ना तो संविधान इसकी राय देता है, न ही कांग्रेस इस पर विश्वास करती है। उन्होंने आगे कहा, यदि आप इतिहास जानते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा इसे बनाए रखा है और आपको संविधान सभा की बहसों में भी यही सिद्धांत मिलेगा। आपको भारत के संविधान में हमेशा वही सिद्धांत मिलेंगे और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पर कभी पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में आगामी 9 और 10 सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। विश्व भर से G20 शीर्ष नेता शनिवार को से शुरू हो रहे वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। आरक्षण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आने के अगले दिन गुरुवार को कांग्रेस ने कहा कि यह संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। संविधान में आरक्षण का बहुत स्पष्ट स्थान है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे संविधान की आत्मा पर हमला है, जिसमें आरक्षण का बहुत स्पष्ट स्थान है। जब इसे चुनौती दी गई और उन्हें बताया गया, तब उन्हें यह सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उनके दिमाग में एक साजिश चल रही है, आज से नहीं चल रही है। ये साजिश तब से चल रही है जब संविधान लिखा जा रहा था। बता दें कि बीते बुधवार को महाराष्ट्र के नागपुर में भागवत ने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। खेड़ा ने कहा, ये सभी चीजें उन्होंने सप्ताह शुरू की। ये संविधान की वास्तुकला पर हमला है। यह सीधे तौर पर आरक्षण पर हमला है। पूरा देश समझ रहा है कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुवार को जकार्ता में 28वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भू राजनीतिक संघर्षों का मुकाबला करने के लिए बहुपक्षवाद और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आवश्यक है। एक अवमानना याचिका के जवाब में दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह आगामी 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगी। एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा पिछले साल कुवैत में बंधक बनाए गए तमिलनाडु के 19 युवाओं को सुरक्षित अपने देश पहुंचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दूतावास के प्रयास से बचाए गए सभी लोग गुरुवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंच गए। एक महत्वपूर्ण हुए महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को निजाम युग के कुणबी जाति दस्तावेजी प्रमाण वाले लोगों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी किया। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस विश्व पीटी दिवस 1996 से हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस पेशे की स्थापना का सम्मान करने के लिए यह दिन 1951 में निर्धारित किया गया। यह दिन फिजियोथेरेपिस्टों के समर्पण और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं को सम्मान देता है। व्यक्तियों को बुनियादी गतिशीलता से लेकर जटिल कार्यों तक सर्वोत्कृष्ट शारीरिक करने में मदद करता है, चाहे वे रोगी हो या अच्छे स्वास्थ्य में हो। इस वर्ष 8 सितंबर को विश्व पीटी दिवस गठिया पर केंद्रित है, जिसमें सूजन संबंधी गठिया के विभिन्न रूपों जैसे रूमेटॉइड गठिया और एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पर गहन शोध किया जा रहा है। केरल के कोच्चि स्थित केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के दल ने भारत में पाई जाने वाली ऑयल सार्जन मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की। इस मछली का बड़े पैमाने पर सेवन किया जाता है। इसे प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संध्या सुकुमारन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के समूह ने रिकॉर्ड किया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किंग्स कप के सेमीफाइनल में हार गई है। थाईलैंड में खेले जा रहे विश्व कप के सेमीफाइनल में उसे इराक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारत बनाम इंडिया विवाद को लेकर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। साथ ही ये भी दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ये यात्रा कभी मणिपुर तो कभी लद्दाख में नजर आती है। भारत या इंडिया नाम विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अखंड भारत को पसंद नहीं करती हैं। ये ताकतें इंडिया और भारत के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। देशवासी जानते हैं कि ये ताकतें कौन हैं। ये लोग भारत और इंडिया को आपस में लड़ा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि सोना हो या गोल्ड, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत एक ही रहती है।
पवन खेड़ा ने आगे कहा कि पिछले दिनों सुनने में आया था कि भारत जोड़ो यात्रा पर विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी हो रही है। किस तरह ये यात्रा निकाली गई, लोग इस बात को जानना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का इतिहास स्याही से नहीं पसीने से लिखा गया है। ये एक तीर्थ यात्रा थी जो कभी खत्म नहीं होगी। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा के समय काफी षड्यंत्र हुए थे। इस यात्रा को विफल करने की कोशिश की गई थी। इसे दिखाने से मीडिया को रोकने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन मीडिया ने यात्रा को दिखाया। ये लोग इस यात्रा को ना विफल कर पाए और ना ही कर पाएंगे। इस दौरान उन्होंने डीएमके के तमिलनाडु मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की किसी भी टिप्पणी पर सहमत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। चुनौती तो सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार के सामने पेश कर दी है। 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन इस सत्र को लेकर मोदी सरकार की क्या मंशा है, ये अब तक साफ नहीं है, जिसे लेकर सोनिया गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल किए। सोनिया ने अपने पत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडानी ग्रुप से जुड़े नए खुलासों पर चर्चा की मांग की, जिसके जवाब में केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब देते हुए कहा, विशेष सत्र बुलाने पर कभी भी एजेंडा नहीं जारी किया जाता। ये सत्र शुरू होने से पहले बताया जाता है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री को उनके ही बयान पर अब कांग्रेस ने घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कितना गुमराह करेंगे जोशी जी, प्रत्येक विशेष सत्र बैठक का एजेंडा पहले ही पता होता था। ये सिर्फ मोदी सरकार ही है जो लगातार संसद का अपमान कर रही है और संसदीय परंपराओं को विकृत कर रही है। पिछली सरकारों ने, इसमें आपकी सरकार भी शामिल है, संविधान दिवस, भारत जोड़ो यात्रा और ऐसे अन्य अवसरों के लिए कई विशेष बैठकें बुलाई हैं। 30 जून 2017 जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को सेंट्रल हॉल में एक संयुक्त विशेष सत्र। वामपंथी पार्टियों ने यूपीए पार्ट 1 सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत के लिए बुलाई 2008 में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997 तक एक विशेष सत्र बुलाया गया था। जयराम रमेश ने आगे लिखा है, और ये रही विशेष बैठकों की सूची। नवंबर 2019 को पहले चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच संविधान की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट्रल हॉल में दोपहर से पहले विशेष बैठक। 9 अगस्त 2017 पहले से चल रहे मानसून सत्र के बीच भारत जोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष बैठक। 26 और 27 नवंबर 2015 संविधान दिवस मनाने के लिए विशेष बैठक। 13 मई 2012 पहले से जारी बजट के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष बैठक। कांग्रेस ने मोदी सरकार को करारा जवाब दिया है। अब देखना है कि सरकार की ओर से कब सफाई आती है। सोनिया के खत पर सियासी घमासान मचा है। इधर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी सियासत तेज है। अपनी यूरोप यात्रा को लेकर राहुल लगातार खबरों में बने हुए हैं। आज राहुल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचे, जहां वो भारतीय प्रवासियों और यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मना रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी 7 समंदर पार यूरोप में मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे, जहां उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा भी थे। आपको बता दूं कि राहुल अपनी इन 5 दिनों की यात्रा के दौरान बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और नीदरलैंड की पॉलिटिकल राजधानी द हेग में छात्रों, राजनेताओं, थिंक टैंक और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। आप जानते हैं कि वास्तविक तौर पर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन द हेग में नीदरलैंड की संसद और राष्ट्र अध्यक्ष का आवास है, जिस कारण इसे पॉलिटिकल राजधानी भी कहा जाता है। आज जब राहुल गांधी ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका वही चिर परिचित भारत यात्री अंदाज था। राहुल टी शर्ट और लोअर में दिखाई दे रहे हैं। राहुल के साथ सैम पित्रोदा नजर आ रहे हैं। राहुल के इस अंदाज को यूरोप में काफी पसंद किया जा रहा है। राहुल गांधी आज और कल यानी 7 और 8 सितंबर को ब्रसेल्स में रहेंगे। इसके बाद पेरिस रवाना हो जाएंगे। 11 सितंबर को राहुल गांधी ओस्लो में अपनी यूरोप यात्रा को पूरी करने के बाद स्वदेश वापस लौट आएंगे। राहुल की यात्रा से सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को है। चिंता तो एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने भी बीजेपी की बढ़ा दी है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेताओं समेत कई लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बीच उदयनिधि ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदयनिधि ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है स्टालिन ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएम एम.के. स्टालिन लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने सनातन धर्म को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर विवाद हो। उनका साफ कहना है कि बीजेपी देश को भटकाने के लिए इसे
इसे मुद्दा बना रही है। इस बीच एक बार फिर उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि वो कानूनी रूप से इसका सामना करने को तैयार हैं। वहीं तमिलनाडु में भी बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय सहित बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उदयनिधि ने सफाई देते हुए आज बीजेपी नेताओं पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और इस संबंध में सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करने की कसम खाई है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तीखा हमला बोला। कहा वो मणिपुर हिंसा पर सवालों का सामना करने से डरते हुए दुनिया भर में घूम रहे हैं। पिछले 9 सालों से आपके सभी वादे खोखले हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर सवाल उठा रहा है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए क्या किया है। मोदी एंड कंपनी ध्यान भटकाने के लिए सनातन चाल का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा नेताओं ने TNPWAA सम्मेलन में मेरे भाषण को नरसंहार भड़काने वाला बता दिया। वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार मानते हैं। उदयनिधि यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फर्जी समाचार के आधार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मेरे खिलाफ गलत अफवाहें फैलाने के लिए मुझे ही उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करने चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ ये उनके सत्ता में बचे रहने का तरीका है। वो नहीं जानते और किस तरीके से इसे बचाया जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। उदयनिधि के इस बयान से साफ है कि वो अपने स्टैंड पर कायम हैं। वहीं फिलहाल स्टालिन ने बीजेपी को ही फंसा दिया है। स्टालिन के बयान को तूल देना बीजेपी पर भारी पड़ गया है। इधर एमपी बीजेपी में भी नेताओं की बगावत बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। लिस्ट तैयार हो गई है। हाईकमान की मोहर लगते ही लिस्ट जारी हो जाएगी। पहली सूची में 80 से 90 नाम बताए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी में सीधे हाईकमान उम्मीदवारों का ऐलान कर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष दिखाई दे रहा है और बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार स्थानीय बीजेपी नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराजगी टिकट वितरण के तरीके को लेकर चल रही है। एक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। राज्य के लिए तैयार की गई स्क्रीनिंग कमेटी में टिकट के दावेदारों पर विचार हो रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी में टिकट सीधे हाईकमान तय कर रहा है। गुटबाजी के चलते एमपी बीजेपी में अभी चुनाव समिति तक नहीं बन पाई है, लेकिन हाईकमान ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सब कुछ बीजेपी हाईकमान ने अपने हाथों में ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह एमपी के लिए पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद मौजूदा विधायकों को भी अपना टिकट कटने का डर लग रहा है। राज्य के प्रमुख नेता भी टिकटों को लेकर किसी को आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से पार्टी के कई नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस में जा चुके हैं। हाल ही में पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वो 1-2 दिन में कांग्रेस में जा सकते हैं। पूर्व मंत्री नारायण कुशवाहा व अनूप मिश्रा भी बगावत के संकेत दे रहे हैं। महर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के पोस्टर पर कमलनाथ का फोटो दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम उमा भारती और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपनी नाराजगी खुलकर जता चुकी हैं। पार्टी के अंदर बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। इंतजार उम्मीदवारों की सूची का है। दावा किया जा रहा है कि दूसरी सूची आते ही बीजेपी में बड़ी बगावत होगी और इस बार कई विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। एमपी बीजेपी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है, तो मणिपुर में हिंसा थमती नहीं दिख रही है। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया की टीम ने मणिपुर का दौरा किया और एक रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट को लेकर मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहित 4 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा दी। खुद सीएम ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को बड़ी राहत दी है। मणिपुर हिंसा मामले में रिपोर्ट तैयार करने वाले एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अब सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल ईजीआई की टीम ने मणिपुर के अशांत क्षेत्र का दौरा किया था और इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन रिपोर्ट में एक तस्वीर का कैप्शन गलत लिखा गया था। इसे लेकर बाद में ईजीआई ने खेद जताते हुए कहा था कि जल्द ही रिपोर्ट को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन तब तक मणिपुर में ईजीआई के 4 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर की जानकारी मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने खुद मीडिया के सामने आकर दी और ये भी संकेत दिया कि पत्रकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसे लेकर ईजीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह की संस्था को राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताने वाली टिप्पणी हैरान करने वाली थी। दरअसल ईजीआई ने 2 सितंबर को 24 पेज की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे मौके पर पहुंचकर लोगों के बयान के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया है कि जातीय टकराव में मीडिया की रिपोर्ट एक तरफा थी और राज्य का नेतृत्व भी एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा था, जबकि सरकार को किसी का पक्ष लेने से बचना चाहिए था, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही, जिसे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। लेकिन इस रिपोर्ट में एक तस्वीर में कुकी समुदाय के एक व्यक्ति के घर से धुआं उठने का दावा किया गया था, जो वास्तव में एक वन अधिकारी का ऑफिस था, जिस पर ईजीआई ने सफाई देते हुए कहा कि कैप्शन की गलती के चलते ये हुआ और इसमें बदलाव किया जा रहा है। लेकिन इसी रिपोर्ट को लेकर मणिपुर में ईजीआई के अध्यक्ष और 3 सदस्य सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। लेकिन अब कोर्ट ने चारों पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा